तो आपका ये रोल बड़ा क्रूशियल होता है कि आप ना सिर्फ ये कि उसका प्रोजेक्टेड कैश फ्लो देते हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रीजन इज के दिस प्रोजेक्ट विल रन मे बी फॉर 3 years। अब 3 years में डॉलर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आप जाहिर है बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड भी मंगवाएंगे, इवन लोकल प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, सीमेंट की और स्टील की और ह्यूमन रिसोर्स की, सबकी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। सो यू नीड टू एंटिसिपेट के नेक्स्ट 3 years में इनकी प्रोजेक्टेड प्राइसेस क्या होंगी, और वो पैसे हमें किस स्टेज के ऊपर वी आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी, उसका आप पूरा चार्ट बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। जनाब इस चीज़ों में हमें इतने पैसे चाहिए, अगस्त के महीने में इतने पैसे से चाहिए, हम अक्टूबर के महीने में, आप उसी से मटेरियल प्लानिंग भी कर लेते हैं, इस महीने में हमें इतना मटेरियल चाहिए, उसकी कॉस्ट ये। तो दोनों काम करते हैं आप एज एन इंजीनियर। पूरा प्रोजेक्ट जब आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉस्टिंग भी करनी है और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी करनी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि जब आपको जिस मटेरियल की जरूरत है उस वक्त आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिफोर टाइम परचेज करते हैं, इट मीन्स कि आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसकी आपको देखभाल करनी पड़ेगी, वरना ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, डिप्लीट हो सकता है प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है कि एट व्हाट स्टेज यू नीड विच प्रोडक्ट्स। और जब आप जाहिर है कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आजकल आपको पता है कि जो फिनिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वॉशरूम वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, उनके प्राइसेस में भी बहुत वैरायटी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के एट व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू मेक दैट एंड विच ब्रांड्स यू आर गोइंग टू यूज फॉर दैट। तो नजान हो रही है, इसके बाद बात करते हैं। तो फॉर जनरल मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इट इज ए सिन टू बी शॉर्ट ऑफ कैश। इसलिए आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है कि पूरे फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसे आएगा। विद आप ज़ाहिर है ये प्लानिंग करते हैं विद फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि अगर कैश फ्लो रुकता है तो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट स्केलेट कर जाएगी। एस्केलेशन की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो सकता है या इवन मिनिमाइज हो सकता है। तो देयरफॉर प्रोजेक्ट को स्पीडीली कंप्लीट करना, इन टाइम कंप्लीट करना या बिफोर टाइम कंप्लीट करना विद ऑल द क्वालिटी पैरामीटर्स इन चेक,
तो ये आपके लिए क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है उनके ROI स्लिप हो जाती है जस्ट बिकॉज कि आप उसको टाइमली कंप्लीट नहीं करते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप टाइम शेड्यूल बना रहे हैं, जो मटेरियल शेड्यूल बना रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स शेड्यूल बना रहे हैं, वो सब आपकी प्लानिंग के मुताबिक चलते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें सेटबैक्स आते हैं, उसका भी मार्जिन रखना चाहिए, रिस्क का भी मार्जिन रखना चाहिए, एंड देन योर प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉफिटेबल। तो मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना है कि जनाब आप लोगों को इतनी बेसिक अकाउंटिंग पता चल जाए कि आप लोग जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो एक तो आप फाइनेंस के साथ मिलकर के उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर सकें, कैश फ्लो बना सकें, और फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई भी कर सकें, और आल्सो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बेसिकली नंबर्स में बात की जाती है, नंबर्स से जस्टिफिकेशन दी जाती है, नंबर्स से ROI किया जाता है। तो इसलिए इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी है। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उस पर लेबर काम कर रहा है, काम करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट उसकी वैल्यू इन्हांस हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया, 5 लाख रुपए की उस पर लेबर लगाई, 5 लाख और आपके ओवरहेड हुए, तो 20 लाख का आपने टोटल मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज लेकर के आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट आप 2.5 मिलियन में सेल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 500,000 आपने इसके अंदर वैल्यू एडिशन की है। तो जो वैल्यू एडिशन होती है दैट इज द प्रॉफिट, और दैट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टॉक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये बेसिकली जब तक कि आप उसको सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि ये किस तरह से रिकॉर्ड किया गया, और उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे फाइनेंस मैनेजर के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ, तो किसी को पता नहीं चलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से हो रही हैं और इससे क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ऑफ कोर्स इसको आप जो है ना, इसका सारा का सारा आप रिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप इंटरनली कंज्यूम करते हैं, वो भी कुछ लोगों के दरमियान उसकी कंजम्पशन होती है, और सिर्फ उसका रिलेवेंट पोर्शन आप मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको बेसिकली वो SECP को अनाउंस करना पड़ता है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं कि जनाब ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ये हमारा बैलेंस शीट है। यानी ये बैलेंस शीट बताता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है, और इनकम स्टेटमेंट ये बताता है कि जनाब आपने कितना रेवेन्यू किया पूरे साल में, और उस रेवेन्यू के लिए कितने एक्सपेंसेस किए, और रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से माइनस करके प्रॉफिट कितना है। तो ये बेसिकली आपको बताना होता है, आपको SECP को भी रिपोर्ट करना होता है, पार्टनर्स को भी रिपोर्ट करना होता है। तो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फेयरली कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, एथिकली कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड और इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, तो आप बता नहीं सकते कि क्या प्रॉफिट हुआ और कैसे हुआ। इसको आप ज़बानी नहीं याद रख सकते, ठीक है। इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट बेसिकली हिस्ट्री मेंटेन करता है, अकाउंटेंट फ्यूचरिस्टिक नहीं होता। हाँ, जब आप फाइनेंस में उसके उस अकाउंटिंग नॉलेज को यूज करते हैं देन आप फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। अकाउंटेंट तो पास्ट की बात करता है कि जनाब ये पैसा आया, ये गया, क्या उसको मैंने डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो उसको रिकॉर्ड कर देता है, एंड दैट रिकॉर्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जब वो आपसे स्टेट मांगता है कि जनाब हमें इन एक्सपेंसेस की डिटेल दें, इन एक्सपेंसेस की रिसीट दें, और जब आप नहीं देते हैं तो वो आपको ज़्यादा फॉलोअप करते हैं। रीज़न इज कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट, तो इसलिए वो उसको रिकॉर्ड करना उसके लिए ज़रूरी है। तमाम इवेंट्स को, इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है जो कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए आपका और उनके साथ लिज़ॉन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपके जो पता हो फाइनेंशियल किस तरह से चल रहे हैं। और अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि भाई आपको इंफॉर्मेशन मिले, डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो यूजफुल इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पैसे लगाए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप अपार्टमेंट्स का, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप टाउन हाउस का, दोनों में फॉर एग्जांपल आपने 1 बिलियन लगाए,
उसके बाद आपने देखा कि जो मेरा टाउन हाउस का प्रोजेक्ट था उसके अंदर से मैंने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। नाउ यू कैन टेक फ्यूचर डिसीजन कि फ्यूचर में बजाय इसके कि मैं अपार्टमेंट्स बनाने के टाउन हाउस पे फोकस करूँ, या ये कि उसके अंदर मैंने ये एक्सपेंसेस जो किए थे इन एक्सपेंसेस को मैं कट कर सकता था, लेकिन उस वक्त कट नहीं किया। अब हमें समझ आ गई है कि हमें उसे कट करना चाहिए। तो बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आप ले सकते हैं अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर। और अकाउंटिंग प्रॉपर होने के बाद जो भी पूरे साल अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है उसको फिर रिपोर्ट्स की शक्ल में प्रेजेंट करता है। बहुत सारे तो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी ये और कैश फ्लो भी इवन ये एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए भी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसको अपने वेबसाइट पे लिखती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उसको एसईसीपी को रिपोर्ट करती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली तीन है: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। बैलेंस शीट में तीन चीजें होती हैं: एसेट्स, आपके एसेट्स क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर जनरेटर है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, ये सब आपके पास इन्वेंट्री है। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, यानी आपने पैसे रिसीव करने हैं किसी से, वो भी आपका एसेट है। कैश बैंक में रखा है वो भी आपका एसेट है। तो ये सारे आपके एसेट्स होते हैं। फिर आपकी लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज का मतलब है कि जो आपने पे करना है, सप्लायर्स को पे करना है, वेजेस पे करना है, सैलरीज पे करना है, यूटिलिटी बिल्स पे करना है, ये सब चीजें आपकी लाइबिलिटीज है। अकाउंटेंट क्या करता है कि लाइबिलिटी जब ड्यू हो जाती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उससे पे नहीं किया है रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसी तरीके से एसेट्स भी उसके जब वो रिकग्नाइज हो जाते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो मेरे पास जब स्लाइड सामने खुली होती है तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ, तो इसलिए इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा जनाब, तो ये बेसिकली चीजें होती है और आपने बैलेंस शीट बनाना नहीं है बिकॉज यू आर नॉट एन अकाउंटेंट। ठीक है, आपने बैलेंस शीट को यूज करना है और समझना है कि बैलेंस शीट होती क्या है। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर्स इक्विटी क्या होती है। ओनर्स इक्विटी सिंपल सी चीज है कि जो ओनर्स ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर तो वो ओनर्स इक्विटी कहलाती है। और ओनर्स की जो पैसा है कंपनी ने, समझ लीजिए कि एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी की लायबिलिटी इसलिए है कि ओनर जब अपना पैसा वापस मांगेगा तो कंपनी हैज टू रीपे दैट। और लीगल एंटिटी के तौर पे कंपनी को एक पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाता है और ओनर को भी एक पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपनी पे सू कर सकते हैं। हालांकि कंपनी कोई पर्सन नहीं है, बट कंपनी की जो जिस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है इन कंटिन्यूटी में, तो कंपनी को सू किया जा सकता है, कंपनी को केस किया जा सकता है, कंपनी से पैसे लिए जा सकते हैं, कंपनी को पैसे दिए जा सकते हैं। तो ये तमाम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इट एक्ट्स एज एन एंटिटी, जिसको आप कह सकते हैं इट एक्ट्स एज ए पर्सन एज वेल। तो इसलिए ओनर्स इक्विटी जो है ये बताती है कि ओनर्स ने इसके अंदर कितना पैसा लगाया हुआ है। वो जाहिर है कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि कंपनी ने वो पैसे ओनर्स से लिए हुए। प्लस फिर क्या होता है कि हर साल जितना प्रॉफिट होता है कंपनी को, अब प्रॉफिट होने के बाद कंपनी का डिसीजन है कि वो सारा का सारा डिविडेंड की शक्ल में स्टॉक होल्डर्स को दे दे, तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। कंपनी ये भी कर सकती है कि कुछ उसमें से रिटेन कर ले, प्रॉफिट में से कुछ पैसे रिटेन कर ले और बाकी पैसे ओनर्स को दे दे। कंपनी ये भी कर सकती है कि सारा का सारा पैसा रिटेन कर ले, प्रॉफिट रिटेन कर ले। जब सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर लेती है तो ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रॉफिट किसकी वजह से आया है, ओनर्स ने जो पैसा लगाया है उसकी वजह से आया है। इसलिए हम कहेंगे ओनर्स इक्विटी बढ़ गई है। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। हाँ,
जी जनाब, ये मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पर्सन। इसका सीएनआईसी तो नहीं होता, लेकिन इसका एक वैलिड ऑफिशियल एड्रेस होता है, इसका नाम होता है, कंपनी का एक नाम होता है जो रजिस्टर्ड होता है। वो नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती अगर आपने रजिस्टर कर लिया। उसका इनकम टैक्स नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी जो है उसका एनटीएन होता है, यस। तो कंपनी जो है एक पर्सनालिटी के तौर पे आप ले सकते हैं कि वो कंपनी को कोर्ट में ले जा सकते हैं आप। अगर आपके ध्यान में ये है कि सिर्फ लोगों को कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, कंपनीज को भी आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। इट इज ए लीगल एंटिटी, ज्यादा जो सही वर्ड है वो इट्स ए लीगल एंटिटी। जी आप कह सकते हैं इट्स एक्चुअली इट्स नॉट ए पर्सन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि जिस तरह से किसी आदमी को आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं, उस पर मुकदमा कायम कर सकते हैं, इसी तरह आप कंपनी पे भी मुकदमा कायम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे आदमी सैलरी अर्न करता है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। आदमी अपनी सैलरी पर टैक्स देता है, कंपनी अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती है, ओके। तो इस तरह की सिमिलरिटी की वजह से इसको हम एक लीगल एंटिटी कहते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो जैसे लोगों को आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, वैसे कंपनी को भी आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर उसके बाद ये चीजें हैं जो आगे आपको आना चाहिए इस कोर्स के बाद, कि आप बैलेंस शीट को देख के बैलेंस शीट समझ सकें, इनकम स्टेटमेंट समझ सकें, और ओनर्स इक्विटी समझ सकें। ओनर्स इक्विटी अगर बढ़ती चली जाए तो इसका क्या मतलब होगा, कोई साहब बताएंगे? मिसाल के तौर पर इस साल ओनर्स इक्विटी 10 मिलियन है, अगले साल वो 15 मिलियन हो गई, तो हम क्या प्रॉफिट कहें? हो गया, इसका मतलब होता है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उसका सारा का जी सर। सारा या कुछ पोर्शन कंपनी ने रिटेन अर्निंग्स के तौर पे रख लिया। और अगर इस साल ओनर्स इक्विटी 10 मिलियन है और उससे उसके अगले साल वो 6 मिलियन हो जाए, तो उससे नजर आ रहा है कि इनको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी भी एक इंडिकेटर होता है। अगर आपके पास सामने से बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट नहीं है, 2 साल का बैलेंस शीट है, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई ओनर्स इक्विटी कम हुई है। अब ओनर्स इक्विटी कम होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंपनी को लॉस हुआ है, ये भी मुमकिन है कि किसी पार्टनर ने अपनी इक्विटी पार्शियली विड्रॉ कर ली हो, तब भी ओनर्स इक्विटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे उसके कई रीजंस हो सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ये बताता है कि कंपनी ने इतने पैसे रिटेन कर लिए प्रॉफिट में से, ओनर्स को नहीं दिए, तो वो ओनर्स इक्विटी में ऐड हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी पैसे रखती क्यों है, सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो ओनर्स को क्यों नहीं दे देती? इसलिए कि कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर उसको ज्यादा कैश की जरूरत होती है। जब कंपनी को ज्यादा कैश की जरूरत होती है, एक तरीका तो ये है कि वो अपना प्रॉफिट यूटिलाइज करे, और दूसरा तरीका ये है कि ओनर से कहे कि भाई आप अपनी इक्विटी इंक्रीज करें, और तीसरा तरीका ये है कि वो बैंक से लोन लें। और ये सारे तरीके कंपनी यूज करती है। तो एक तरीका कैश फ्लो बढ़ाने का ये होता है कि प्रॉफिट में से कुछ को रिटेन कर लें, या सारा का सारा रिटेन कर लें। कुछ रिटेन करके जो बाकी अमाउंट ओनर्स को दे देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड अकॉर्डिंग टू शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है परसेंटेज से। अच्छा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बाद एक तीसरी चीज है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए जरूरी होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग है वो है एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं है, बल्कि एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल का मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्ज कीजिए लायबिलिटी एक्रू हो गई, यानी अब वाजिबुल अदा हो गई है, तो अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड कर लेता है, हालांकि वो पे नहीं करता है। इस वजह से जो एक्चुअल बैंक में कैश होता है और जो आपको इसमें इनकम स्टेटमेंट में नजर आता है आखिर में प्रॉफिट, दोनों कभी मैच नहीं करते। और उसकी एक और वजह भी है कि अकाउंटेंट एक उसके अंदर चीज डालता है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से आपके कैश फ्लो नॉन कैश बेसिस पे हो जाता है, यानी इनकम स्टेटमेंट आपका कैश का रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होता कि आपके पास कितना कैश है। हो सकता है कि इनकम स्टेटमेंट से बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा हो, लेकिन एक्चुअली आपके पास कैश फ्लो बहुत कम हो, ये मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि इनकम स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट कम नजर आ रहा हो और कंपनी के पास कैश फ्लो ज्यादा हो।
इसलिए कि अकाउंटेंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मजदूरों की वेजेस, मजदूरों के लिए वेजेस यूज करते हैं, ऑफिसर्स के लिए सैलरीज यूज करते हैं। बट तो मजदूरों के वेजेस अगर आपके ऊपर एक्रू हो गई हैं 31 दिसंबर को, वाजिबुल अदा हो गई हैं, तो अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, वेजेस पेएबल के तौर पे कि ये हमारी लायबिलिटी है जो कि हमने पे करनी है। तो इस वजह से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्चुअल कैश की पोजीशन बताता है कि आपके कंपनी के अंदर एक्चुअल कैश की पोजीशन क्या है। और 3 तरह की कैश फ्लो को अंदर चीजें होती है। एक कैश फ्लो बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, कैश फ्लो बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन तीनों को ऐड करके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो नेट कैश आता है वो उतना ही होता है जितना कैश आपके बैंक में पड़ा हुआ है, प्लस पेटी कैश में जो आपके पास कैश है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को आप समझ लेते हैं और कैश फ्लो को समझ लेते हैं, दैट इज एनफ फॉर यू एज एन इंजीनियर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। बस सिर्फ बात यह है कि आपको फिर उसके अलावा फाइनेंस भी इतनी आनी चाहिए। फाइनेंस कितनी आनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट आप पिच कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बारे में इकोनॉमिक्स ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं। दुनिया के रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, यानी कम होते हैं। अब रिसोर्सेज जब स्केर्स होते हैं तो फिर रिसोर्सेज को ड्रॉ करने के लिए कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसे होता है? आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके अलावा 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और है कंपनी में, पांचों अपने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं बोर्ड को। बोर्ड ये देखती है कि इसमें से ज्यादा रिटर्न किसके अंदर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा है, पे बैक किसका बेहतर है, डिस्काउंटेड पे बैक किसका बेहतर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका बेहतर है, IRR किसका बेहतर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उस बेसिस पे कंपनीज डिसाइड करती हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हम करेंगे और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट मिला करके आप 5 बिलियन स्पेंड करने हैं, कंपनी के पास 3 बिलियन है। अब कंपनी टोटल जितने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेगी वो करेगी जो विद इन 3 बिलियन हो या 3.5 बिलियन, 4 बिलियन तक भी चले जाएंगे, इस एक्सपेक्टेशन पे जो 1 बिलियन बैंक से लोन ले लेंगे, उसकी भी वर्किंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट आप कंपनी के सामने पिच करते हैं तो यू मस्ट प्रोवाइड द फिजिबिलिटी। और फिजिबिलिटी उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सबसे ज़रूरी है, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी ज़रूरी है, फिर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ज़रूरी है, इवन कल्चरल फिजिबिलिटी भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कंपनी के कल्चर के जो लोगों का कल्चर है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें लोग अभी भी लेटर्स लिखते हैं टाइपराइटर पे, और वहां पे जाकर के आप कहें कि जनाब मैं SAP इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, और आप सारा ROI सब कुछ बना देते हैं, लेकिन कल्चरल फिजिबिलिटी नहीं बन रही है, टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का वो लेवल नहीं है कि वो SAP को एक्सेप्ट कर सके। तो ये चीजें भी देखनी होती है। तो फिजिबिलिटी भी कई एस्पेक्ट से देखी जाती है, बट आई विल टीच यू फिजिबिलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस। अभी जो आपने बात की थी, तो जी बिल्कुल ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक कर रहे हैं, यानी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ये ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस और ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया है या ऑफिशियली जिसको कंपलसरी कर दिया गया, ऑफिशियल डिग्री है, ये सब मिल करके गैप बना है। और इसको जाहिर है कि गैप के लिए ज़रूरी है कि अथॉरिटीज सपोर्ट करें और इसे इन्फोर्स किया जाए। कभी कभी गैप में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो कि आर्बिट्रेरी होती हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे मैनेज करना है। और गैप चेंज होता रहता है। वजह उसकी है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों चेंज होते रहते हैं? इसलिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जब आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको चेंजेस लानी है। जैसे पहले क्रेडिट कार्ड नहीं था, क्रेडिट कार्ड है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी अब है। तो इसलिए गैप को भी आपने उसी तरह से मैनेज करना। पहले एक्सचेंज रेट का मसला नहीं था, अब ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सचेंज रेट का मसला होता है। रीजन इसके वो फर्ज कीजिए दुनिया के 10 करेंसी में काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो वो अपना इनकम स्टेटमेंट अनाउंस करते हैं वो किसी एक करेंसी में करते हैं, से डॉलर में करते हैं। अब अगर डॉलर में अपने वो इनकम स्टेटमेंट अनाउंस करते हैं तो बाकी सारी करेंसी को उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में।
और उस कन्वर्जन की वजह से उनको लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में वो बताते हैं कि लॉस बिकॉज ऑफ करेंसी एक्सचेंज या गेन बिकॉज ऑफ करेंसी एक्सचेंज। ये सब चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ जब आती हैं तो उसके हिसाब से आप उसे हैंडल करते हैं, इसलिए ये चेंज होते हैं। और ये आप लोगों को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बात कर चुका हूं कि अकाउंटिंग के बेसिकली दो तरीके हैं। एक कैश अकाउंटिंग है, जैसे आप अपने घर में कैश अकाउंटिंग यूज करते हैं। आपने अपना सारा कुछ तय किया हुआ है कि मिसाल के तौर पे मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसमें 20,000 मैं रेंट में देता हूँ, 10,000 15,000 की ग्रॉसरी लेता हूँ, 20,000 मैं अपने बच्चों की फीस देता हूँ, और 10,000 15,000 मैं फ्यूल में खर्च करता हूँ। तो इसी तरीके से ही आप सारा क्या कर रहे हैं, कैश बेसिस पे कर रहे हैं अकाउंटिंग, ठीक है। यानी जब कैश आपका खर्च हो जाता है, आप कहते हैं ये मेरा एक्सपेंस हो गया, और जब आपके पास कैश आता है, अपनी सैलरी आती है, तो आप कहते हैं ये मेरा रेवेन्यू है। तो पूरा का पूरा जो आपके घर की अकाउंटिंग होती है वो कैश बेसिस पे होती है। लेकिन जो कंपनीज की अकाउंटिंग होती है, जो मैंने आपको पहले बताया, एक्रूअल बेसिस पे होती है। एक्रूअल का मतलब है कि जब वो चीज़ वाजिबल अदा हो जाए, उसको अकाउंटेंट नोट कर लेता है। इसी वजह से आपको बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल नजर आएंगे। अकाउंट्स पेएबल का मतलब है वो पैसे जो आपने पे करने हैं, क्योंकि वो पैसे आपने पे करने हैं, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। और अकाउंट रिसीवेबल चूंकि आपने रिसीव करने हैं अपने कस्टमर से, तो वो आपके एसेट्स हैं। तो ये फर्क होता है एक्रूअल अकाउंटिंग में और कैश बेसिस अकाउंटिंग में। और सारी कंपनीज एक्रूअल अकाउंटिंग यूज करती है, कोई भी कंपनी कैश अकाउंटिंग यूज नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है अगर कैश अकाउंटिंग करें। मिसाल के तौर पे आप जो कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसको आप 10 साल यूज करेंगे, आप जितनी प्राइस पे आपने खरीदा है वो पूरा का पूरा इस साल एक्सपेंस में आप लिख दें, तो एक्सपेंस पे एक बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी, और उसकी वजह से हो सकता है कंपनी लॉस में आ जाए। अगले साल में कंपनी की प्रॉफिट ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे होंगे, आप कोई एक्सपेंस उस मशीन का नहीं लिख रहे होंगे, जैसे डीजल जनरेटर है या अर्थ मूविंग मशीन है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड का एक्सपेंस आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मजदूरों को आपने दिसंबर के महीने में वेजेस दिए हैं, उसको आप रिकॉर्ड जनवरी में करें, क्योंकि जनवरी के रेवेन्यू के लिए जनवरी के एक्सपेंसेस होंगे। तो इसलिए जहाँ पे जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसको वहीं पे रिकॉर्ड कर दें। अच्छा, मंथली तो सैलरी या वेजेस आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मंथ का हो जाता है। असल प्रॉब्लम आती है जब कोई चीज़ आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीजल जनरेटर है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, वो आप 10 साल यूज़ करते हैं। इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है कि 10% हर साल उसकी कीमत का एक्सपेंस में लेता रहता है, और एंड में आकर के वो चीज़ डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी सैल्वेज वैल्यू आ जाती है, यानी इतने में वो बिक जाएगा। आप फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब वो आपके लिए फॉर फ्री है। और तो ये तरीका होता है उन आइटम्स के लिए जिसको कि आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिन चीज़ों को 1 साल के अंदर अंदर यूज़ करते हैं, तो उनको तो आप जैसे ही यहाँ होता है एक्रू कर लेते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन मेथड नहीं लगाते। जैसे आमतौर पर कंपनीज क्या करती हैं, किसी एग्जीक्यूटिव के लिए मोबाइल उन्होंने परचेज किया तो वो उसके एक्सपेंस पे ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी के लिए उन्होंने लैपटॉप लिया है, तो आमतौर पर लैपटॉप की लाइफ को 3 साल लिया जाता है, तो 3 साल में लैपटॉप को डेप्रिशिएट करते हैं। यानी अगर आपने 1 लाख में लैपटॉप लिया है, तो पहले साल में उसकी कीमत 1 लाख नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले साल में 33,000 लिखेंगे, दूसरे साल में 33,000 लिखेंगे, और तीसरे साल में 34,000 लिख करके उसको पूरा डेप्रिशिएट कर देंगे। उनका कहने का मकसद ये है कि एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए जो कैलकुलेट करनी चाहिए उन चीज़ों की जिसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा है, और फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर उस एसेट की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो सके। ठीक है? इसी के लिए डेप्रिसिएशन मेथड्स यूज होते हैं। ठीक जी, और कुछ सवाल है आप लोगों को तो पूछिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। समझ में आ रहा है? यू समझ में आ रहा है जी या आ रहा है सर। जी जी, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा
क्योंकि वजह उसकी ये है कि जब आप अकाउंटेंट से बात करते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि डीजल जनरेटेड 10 करोड़ का है तो इस साल उसमें 1 करोड़ क्यों शो कर रहा है। इसलिए शो कर रहा है कि वो उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन यूज हो रहा था, उसी हिसाब से उसकी प्राइस को वो एक्सपेंस में डाल रहा है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन का असल बैकग्राउंड। डेप्रिसिएशन उन चीजों की होती है जिनकी वैल्यू 1 साल से ज्यादा की होती है, और बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी होती है जिनकी वैल्यू 1 साल से ज्यादा की होती है, लेकिन चूंकि वो स्मॉल अमाउंट की होती है तो उसको एक ही दफा एक्सपेंस में ले लिया जाता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल हो सकता है आप 2 साल के लिए यूज करें, लेकिन जब मोबाइल खरीदा जाता है उसी वक्त मोबाइल एक्सपेंस लिख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर जब खरीदा जाएगा तो कंप्यूटर की वैल्यू फर्ज कीजिए उन्होंने 3 ईयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो 3 ईयर्स पे इक्वली कर देंगे या किसी मेथड से उसको एलोकेट कर देंगे। फास्टर मेथड से भी एलोकेट किया जा सकता है। तो ये हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्म्स जो है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करती है। मिसाल के तौर पे आपने वेजेस वाजिबुल अदा हो गई, एक्रू हो गई, तो अकाउंटेंट उसको रेवेन्यू करेगा वेजेस पेएबल। और इसी तरीके से कस्टमर को आपने हैंड ओवर कर दिया प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट आपने हैंड ओवर कर दिया, वो 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, कस्टमर ने सिर्फ 80 लाख पे किए हैं, तो अभी 20 लाख पे करना है, लेकिन आप अपने पास अकाउंट रिसीवेबल में लिख लेंगे 20 लाख। क्यों? क्योंकि वो काम आपने पूरा कर लिया है और ये आपका क्लेम है दूसरे शख्स के ऊपर। और कंपनीज में ये आमतौर पर चलता रहता है, कोई कंपनियां आपके ऊपर क्लेम रखती हैं कि आपने उनको कुछ पैसे देने हैं, और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन पर आप क्लेम करते हैं कि उन्होंने पैसे आपको देने। तो जब ये सूरत हाल होती है, अभी पैसे आए नहीं है बट यू हैव अर्न दैट मनी। व्हाई यू हैव अर्न दैट मनी? बिकॉज आपने पूरा प्रोजेक्ट, पूरा अपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया 1 करोड़ रुपए का। तो 80 लाख उसने दे दिए हैं, तो 20 लाख को आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। कितने पैसे हमने उससे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल। ये आपका एसेट है। और आपके सप्लायर ने जो आपको सीमेंट प्रोवाइड किया था और आपको स्टील प्रोवाइड किया था, उसके पैसे आपने 10 लाख पे नहीं किए, तो आप मगर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेएबल। इसका मतलब ये कि इतने पैसे हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा है, हमने उसे पे करना है। इस वजह से इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि जब आपका रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस दे देते हैं, और जब सप्लायर आपको माल पहुंचा देता है तो आप अपनी लायबिलिटी भी उसी तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतने पैसे हमने उन्हें देने हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि जनाब जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या है कि कंपेरेबिलिटी है। कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप जिस पीरियड में कंपेरेबिलिटी में कई चीजें आती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस पीरियड का रेवेन्यू है उस पीरियड का एक्सपेंस होना जरूरी है। यानी पूरे साल में आपने अगर रेवेन्यू 100 मिलियन रुपीस किया है तो उस 100 मिलियन रुपीस को अर्न करने के लिए, आपकी सेल्स है, रेवेन्यू है, आपने कितना एक्सपेंस किया है वो आपको उसी साल का सारा एक्सपेंस वहां पे लिखना है। तो ये कंपेरेबिलिटी है जो आपने प्रोवाइड करनी है। फिर आपके पास रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप जो अकाउंटिंग के अमाउंट्स लिख रहे हैं वो रिलायबल है और उसके पीछे जो है रिसिप्ट वगैरह मौजूद है। कहीं कहीं पे अकाउंटेंट एस्टिमेशन भी कर लेता है। ठीक है, एस्टिमेट कर लिया कि जनाब मजदूरों को इतने पैसे देने हैं, आपने 31 दिसंबर को एक्यूरेट नहीं बताया, तो उसने पिछले महीने के हिसाब से अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लिया 31 दिसंबर को। वो एस्टिमेशन है। फिर जब एक्चुअल आएगा तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेगा, तो वो फिर एक्यूरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखिए कि वो कुछ चीजों के अंदर वो एज्यूम करता है, एजम्पशन जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे उसने कंप्यूटर की लाइफ 3 साल एज्यूम की है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर 3 इयर्स सर्व करे, 2 इयर्स भी सर्व कर सकता है, 5 इयर्स भी सर्व कर सकता है। तो अकाउंटेंट एस्टिमेशन का काम भी करता है, अपनी जजमेंट भी यूज करता है और अपनी पूरी वो लगाता है, ऑब्जेक्टिविटी लगाता है और अपना पूरा माइंड लगाता है कि वो जितना भी एस्टिमेशन करे वो रिलायबल हो। फिर बिजनेस एंटिटी के बारे में बता चुका हूं मैं कि बिजनेस एंटिटी
is something which is treated like a person in court. ठीक है। फिर कॉस्ट को आप उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब कॉस्ट एक्रू हो जाए। बिजनेस को आप गोइंग कंसर्न के तौर पे लेते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि ये हमेशा चलती रहेगी के हिसाब से आप चलाते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी बिजनेस के अंदर 500 रुपए का लैंड खरीदा आपने 1949 में, तो आज भी वो लैंड आपके अकाउंटिंग के बुक्स में 500 रुपए का ही लिखा हुआ होगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये अब तो ये जो लैंड है ये तो 10 करोड़ रुपए का हो गया और हमारे पास ये 500 रुपए का शो हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस दौर में इसके ऊपर पैसा लगाया गया था, एक जो आपने इन्वेस्ट किया था, ये एक्सपेंस किया था, वो भी तो उसी दौर का था, तो रेवेन्यू भी उसी दौर का लेंगे, एसेट भी उसी दौर का लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब क्या करने लगे हैं लेकिन कि अकाउंटेंट वैल्यूएशन कराते हैं कि भाई हमारे पास ये इन्वेंट्री थी 1 करोड़ की, अब मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो अब 1.5 करोड़ की है। वैल्यूएशन के बाद वो उस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह लैंड की भी लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या एडजस्टमेंट नहीं करते, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे ही दिखाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल बुक्स जब स्टेटमेंट देते हैं, जब एनुअल रिपोर्ट देते हैं, तो उसके अंदर डिस्क्लोज कर देते हैं कि लैंड हैज बीन शोन एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज, बट एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 50 मिलियन रुपीज। ठीक, तो ये गोइंग कंसर्न में ये सारी चीजें शामिल हैं कि आप उसको कंटिन्यूटी में लेते हैं। फिर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि भाई क्या मतलब है कि हम जो ये कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी में जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑफिस स्टेशनरी खरीद रहे हैं। अब ऑफिस स्टेशनरी आपने खरीदे 50,000 रुपए के या लाख रुपए के, ये मुमकिन है कि वो अगले साल भी कुछ यूज हो जाए, लेकिन उसको आप काउंट करना और जाकर के 30 जून को देखना कितना यूज हो गया, कितना भी बाकी है, तो इट इज नॉट वर्थ इट। उसको करने में उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, उतना ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे एम्प्लॉइज को जो आप सैलरी वेजेस दे रहे हैं, जितना कि उसकी वर्थ है। इसलिए आप क्या करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे, ऑब्जेक्टिव है आप क्या, आप उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस में लेते हैं। तो 50,000 रुपए की ऑफिस स्टेशनरी खरीदे गए तो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ये मुमकिन है कि उसका कुछ पोर्शन अगले साल यूज हो, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी ये कहती है कि आप इसको इतना ज्यादा ना फैलाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक और स्टेबल डॉलर एजम्पशन। स्टेबल डॉलर एजम्पशन जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपए की आप जमीन रिकॉर्ड किए, तो जो पहले दिन से बिजनेस चल रहा है उस दिन जो डॉलर की वैल्यू है, अकाउंटेंट उसी वैल्यू को लेता है डॉलर की, जिस दिन उसे खरीदा गया। तो अकाउंटेंट के नजर नजदीक डॉलर स्टेबल है। डॉलर तो हालांकि आपको पता है फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर गैप ये डिस्क्लोजर भी कहता है कि आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना है। एसईसीपी की रिक्वायरमेंट है कि आप ये चीजें डिस्क्लोज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट डिस्क्लोज करेंगे, ये आपकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। फिर इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं आपके एक्सपेंसेस में और कहें कि आप अपने एक्सपेंसेस की डिटेल डिस्क्लोज करें, तो आपको एक्सपेंसेस की डिटेल्स डिस्क्लोज करनी। ठीक है, क्योंकि आप तो लिख देते हैं सैलरी एक्सपेंस। अब सैलरी एक्सपेंस में तो एग्जीक्यूटिव्स की भी सैलरी शामिल है, जूनियर ऑफिसर की भी एक सैलरी शामिल है। अब उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव को कितने पैसे मिलते हैं और बाकी एम्प्लॉयज़ को कितने पैसे मिलते हैं, इसकी डिटेल में बोर्ड भी जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जा सकता है। ठीक है, कि देखने के तो आपको डिस्क्लोजर मुख्तलिफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अथोराइज होते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के डिस्क्लोजर आपसे मांग सकते हैं। अच्छा, यूज़र क्यों यूज़ करता है आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को? कोई भी यूज़र कौन हो सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, ये सब यूजर्स हैं। आपका सप्लायर हो सकता है, ये सब यूजर्स हैं आपके इनकम स्टेटमेंट। अब वो आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्यों इंटरेस्टेड है? 2 वजह से इंटरेस्टेड है। एक, वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी सॉल्वेंसी क्या है। सॉल्वेंसी का ये मतलब है कि आप फ्यूचर में अपनी लायबिलिटीज पे करने के काबिल हैं या नहीं है। आपका कैश फ्लो ऐसा है कि फ्यूचर में जो लायबिलिटीज हैं वो आप उसे पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ्यूचर की लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते, खासतौर पर नियर फ्यूचर की लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। और अगर उस फाइनेंशियल डिफिकल्टी को
ओवर कम नहीं करेंगे तो कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएगी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, यानी कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे सैलरी, वेजेस, सप्लायर्स मनी। तो सप्लायर कहेगा कि यार इस कंपनी को मैं क्रेडिट पे नहीं दे सकता माल, मैं कैश पे दूंगा, क्योंकि सॉल्वेंसी का मसला है। तो इसलिए जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो ये देखते हैं कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। फिर स्टेक होल्डर्स ये भी देखते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबल है। इन्वेस्टर देखते हैं कि भाई बहुत प्रॉफिटेबल है तो उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो उसको ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी लो होना शुरू हो जाती है तो जो इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर रखते हैं वो भी अपने सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यूजर के ये दो मेजर कंसर्न होते हैं, और यूजर कई होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गैप को यहाँ पे प्रिंसिपल के हिसाब से लिख दिया गया है। रेवेन्यू प्रिंसिपल और एक्सपेंस प्रिंसिपल ये है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो। जैसे मिसाल के तौर पे 30 जून को आपने 5 करोड़ का माल बेच दिया किसी कस्टमर को, तो आप 30 जून को उसका इनवॉइस जनरेट कर देंगे और ये इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। आमतौर पे फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है। तो 30 जून को अगर आपने कोई बड़ी सेल कर दी है तो उसको हम इसी साल के सेल में काउंट करेंगे, और 1 जुलाई को सेल हुई है तो उसको आप अगले साल की सेल में काउंट करेंगे। ये रेवेन्यू प्रिंसिपल है। और एक्सपेंस प्रिंसिपल भी इसी तरह है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस होता है उसी पीरियड में उसे रिकॉर्ड करेंगे। और मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए, तो इन दोनों को मैच करना चाहिए। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक। और कॉस्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि जनाब किसी चीज को जो किसी चीज में जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है उसको आप कॉस्ट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और बाज़ जगह पे एस्टिमेशन भी यूज करते हैं। जैसे जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो आइटम आपने बनाकर बेचा है, जैसे टेलीविजन आपने बनाकर बेचा है, तो टेलीविजन के कॉस्ट के 3 कंपोनेंट हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। रॉ मटेरियल और लेबर को तो फिर भी आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा। लेकिन ओवरहेड होती है ऐसी चीज़ें जैसे कि कंपनी में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, गैस का खर्चा है, पानी का खर्चा है, माली काम करता है, ये सब चीज़ें आपको प्रोडक्ट पे डालनी होती हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि जितने भी सारे होते हैं इनको कहते हैं ओवरहेड, और ओवरहेड को ऐड करके किसी प्रिंसिपल के तहत उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कॉस्ट प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई जो अकाउंटेंट है वो अपने अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी क्या जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, या इतनी वर्दी है कि उसके ऊपर इतना सारा टाइम लगाया जाए, या एस्टिमेशन से काम चल सकता है तो एस्टिमेशन से काम चला ले। ये है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये बैलेंस शीट की भी इक्वेशन यही है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। एसेट जो है लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के बराबर होता है। एसेट्स में क्या चीजें होती हैं, जैसे कैश, कैश आपका एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो पैसे जो आपने कस्टमर से रिसीव करने हैं, आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिया है, सर्विसेज दी हैं, या दोनों चीजें दी हैं, और आपने एक बिल रेज किया है, आपका क्लेम है कस्टमर के, कस्टमर विल पे दिस मच अमाउंट, तो इसलिए आपका एसेट है। इसी तरीके से आपने लोन किसी को दिया हुआ है, वो भी उसने वापस करना है, तो वो भी आपका एसेट है, आपके पास नहीं है बट दैट इज योर एसेट। उसको नोट्स पेएबल कहते हैं। नोट्स पेएबल भी आपका एसेट हो गया। इन्वेंट्री है आपके पास, इन्वेंट्री को बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं, तो इसलिए इन्वेंट्री भी आपका एसेट हुआ। अच्छा, आपके इनकम स्टेटमेंट में 2 तरह की इन्वेंट्रीज मेंशन होती है। एक तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है जो आप बेचते हैं, ठीक है, वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहलाती है। और एक इन्वेंट्री वो होती है जो आपको मेंटेनेंस और ऑफिस वर्क के लिए जरूरत होती है, वो ऑफिस इन्वेंट्री होती है। ये हो गया आपका एसेट। एसेट को डेबिट किया जाता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है, ओनर्स इक्विटी को भी क्रेडिट किया जाता है। तो अब डेबिट क्रेडिट भी थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, लायबिलिटीज क्या होती है, वो पैसे जो आपने दूसरों को पे करने हैं। जैसे वेजेस एक्रू हो गई 31 दिसंबर को, आपने पे करना है, मे बी आप 5 तारीख को पे करें, 10 तारीख को पे करें, तो आपकी लायबिलिटी। सैलरीज भी आपको 31 दिसंबर को एक्रू हो गई, तो आपने पे करना है।
अच्छा, अब इसी तरीके से यूटिलिटी बिल भी आपकी 31 दिसंबर को एक्रू हो गई है, तो अकाउंटेंट को बिल रिसीव नहीं हुआ है अभी, कराची इलेक्ट्रिक ने बिल भेजा नहीं है। तो अकाउंटेंट क्या करता है कि एस्टिमेट करके अमाउंट डाल देता है कि इतने यूटिलिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी 5 लाख रुपए वो एस्टिमेट करके लिख देता है। तो बाद वक्त एस्टिमेशन भी करनी पड़ती है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंट कि भाई इतने पैसे हमने इस महीने में पे करने हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज है। अगर आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं कि इतने पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं, तो आपको जाहिर है वो भी रिकॉर्ड करना चाहिए कि इतने पैसे हमने फलां फलां को देने हैं। तो जो ये हिसाब होता है ये लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे बैंक से आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, बैंक को पे करना है, वो नोट्स पेएबल कहलाता है। ठीक है, और जब लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो लोन पेएबल कहलाएगा। और तीसरी चीज होती है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, जो ओनर्स ने पैसा लगाया है उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। वो ओनर्स का अपना एसेट है, लेकिन कंपनी के लिए वो एक लाइबिलिटी है, इसलिए ऐसे लाइबिलिटी में वो ऐड हो जाता है जाकर कि जितना पैसा ओनर का है, अगर ओनर वो पैसे अपने वापस मांगेंगे तो कंपनी को के लिए जरूरी है कि वो पैसे वापस करें। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, यानी बैंकरप्ट हो जाती है, इसका मतलब है बैंकरप्ट होने का ये मतलब है कि अभी ये कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकती, बैंकरप्ट हो, लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकती। तो ये क्या करते हैं कि कंपनी जा करके बैंक में कोर्ट में बैंकरप्सी फाइल करते हैं कि भाई हम लोग बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम लाइबिलिटी पे कर सकें। तो अमेरिका में बांग्लादेश का सिस्टम है, डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो बैंकरप्सी के। चैप्टर 13 शायद उसके लिए है, इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट किसी कोई चैप्टर इंडस्ट्री के लिए, कोई एग्रीकल्चर के लिए, इस कोई सर्विसेज के लिए, तरह डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उनके अंदर ये बैंकरप्सी फाइल करते हैं। बैंकरप्सी फाइल करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो जितने लोगों का भी क्लेम है, लाइबिलिटीज है, चाहे बैंक का क्लेम है, चाहे हमारे सप्लायर्स का क्लेम है, चाहे हमारे एम्प्लॉयज के सैलरीज और वेजेस का क्लेम है, वी आर नॉट एबल टू पे देम। तो बैंक इनकी सिचुएशन देखता है कोर्ट, सिचुएशन क्या है। अगर तो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे अगर डायरेक्टर्स और आर्बिट्रेटर्स बैठा दिए जाएं और कुछ से उसको चलाया जाए और सप्लायर से कहा जाए कि आप अभी रुक जाइए, जब ये कंपनी चल पड़ेगी और प्रॉफिट आएगा तो उसमें से आपको रिटर्न किया जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल है, तो उसको चलाने के लिए भी कह सकती है कोर्ट, और उनको टाइम दे देती है, जनाब ठीक है आप 2 साल में जो पिछली लाइबिलिटीज है वो पे करेंगे, और जो करंटली आप जो चीज़ें भी परचेज करेंगे वो कैश में परचेज करेंगे। ये एक बेहतर सूरत हाल होती है। और उससे भी ख़राब सूरत हाल ये होती है कि कंपनी के सारे एसेट्स को फिर कोर्ट कहती है बेच करके लाइबिलिटीज पे की जाए। लाइबिलिटीज पे की जाती है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। सबसे पहले आप पे करेंगे बैंक का लोन, फिर उसके बाद आप पे करेंगे सप्लायर्स के पैसे, फिर उसके बाद पे करेंगे आप वेजेस, फिर आप पे करेंगे सैलरीज। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो ओनर्स में परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर नहीं बचेगा तो ओनर्स में कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हाँ, तो 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है एक आदमी जिसका ओनर है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज ये है कि आपके डिस्क्लोजर की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको SECP के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनकम टैक्स वालों को अपना इनकम स्टेटमेंट देना हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को पसंद करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की शक्ल में भी हो सकते हैं, उसमें एक से ज्यादा आदमी काम कर सकता है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनी है। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनी है तो ये भी वही चीज एंजॉय कर सकते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एंजॉय करता है। इनको ज्यादा रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पार्टनरशिप में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसीलिए लिमिटेड कंपनी कहलाती है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब ये कि अगर वो किसी वजह से बैंकरप्ट हो जाए तो उसके सारा बिजनेस को भी सेल करेंगे, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करेंगे, और सेल करके जितने लोगों का क्लेम है, जो लायबिलिटी है, वो पे की जाएगी। लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ कंपनी तक होती है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडोर्स करता है हर साल
कि ये इनका इनकम स्टेटमेंट ठीक है, इनका बैलेंस शीट ठीक है, और ये मैंने इनको कुछ सैंपल चेक करके देखा है और वेरीफाई कर रहा हूँ कि इनका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सही है। तो इनके उनको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, इसलिए इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। और इसी तरह कॉरपोरेशंस जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का मतलब ये है कि उसके बहुत सारे ओनर्स हैं और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल होते हैं और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो इसकी इक्विटी पब्लिक के पास है, इसकी ओनरशिप पब्लिक के पास है, इसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? हेलो? ऑल ओके, गुड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता हूँ कि किस तरह से डेबिट क्रेडिट होता है। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ज़्यादा आप लोग उसको वो ना करें, तो जाहिर है आपका काम नहीं है कि आप डेबिट क्रेडिट करें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ओनर ने कंपनी को, ठीक है, डेबिट क्रेडिट के हम थोड़े से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अकाउंटेंट कैसे करता है। अकाउंटेंट क्या करता है कि भाई फर्ज कीजिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कोई ओनर है या कई ओनर्स हैं, उन्होंने मिल करके 10 मिलियन रुपीस बैंक में लगाए, बिजनेस में लगाए। अब 10 मिलियन का वो कैश लेकर के आए, कैश एसेट है। वो भी वो सारी चीजें जो कंपनी के पास कैश या नियर कैश या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो सब कंपनी के एसेट्स होते हैं। कैश तो पक्का एसेट है, लिक्विड एसेट है, सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट उसको कहते हैं जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश तो है ही कैश, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन और लिक्विड एसेट है कैश। कैश अगर फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ रुपए कंपनी ने लगाए, तो आप क्या करेंगे, कैश जो है, कैश एक एसेट है और एसेट को डेबिट किया जाता है। तो ये इसलिए 10 मिलियन को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, 10 मिलियन मैंने सही लिखा है? ठीक है, ये कैश है, कैश ओनर्स ने लगाया है, कंपनी के पास चला गया, तो ये कंपनी का एसेट हो गया। एसेट इज डेबिटेड। ठीक है। अब कोई चीज जब भी, ये देखिए डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि कोई चीज डेबिट होगी तो कोई चीज क्रेडिट भी होगी। मैंने आपको बताया था कि ओनर्स इक्विटी को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, तो ओनर्स इक्विटी को ये क्रेडिट कर देगा। ठीक है, इसीलिए आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को क्रेडिट करेंगे और एसेट को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एंट्री दे दी है। एंट्री का तरीका यही है कि इसी तरीके से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होता है तो मसला नहीं है। तो कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं, तो ये आपने कर दिया डेबिट क्रेडिट। अब इन्होंने क्या किया, एक मार्केट में गए और 20 लाख रुपए का एक उन्होंने जनरेटर खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब 20 लाख का जनरेटर खरीद लिया, तो जनरेटर क्या है उनके लिए, जनरेटर क्या है उनके लिए, जनरेटर एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि आप उसके जरिए से कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, आप बाद में उसको बेच भी सकते हैं। जैसे जनरेटर एसेट हुआ, तो आप वो लिखेंगे जनरेटर, और कितने का लिया, 20 लाख का लिया, तो उसको आप डेबिट करेंगे 20 लाख, हो गया 20 लाख। तो जनरेटर उन्होंने 20 लाख का लिया, जनरेटर एक एसेट है इसलिए उन्होंने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है जनाब।
अब जनरेटर को उन्होंने डेबिट कर दिया और इसके लिए इन्होंने कैश पे किए, यानी कैश इनके अकाउंट से चला गया, कैश कम हो गया। कैश इज एन एसेट, जब एसेट कम होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, इतना क्रेडिट हो जाएगा। ये है वो डेबिट क्रेडिट जो आपका अकाउंटेंट करता है। फिर क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जाम्पल सैलरीज पे की, ठीक है, तो आप सैलरीज पे की हैं तो आपने क्या लिखा, सैलरीज एक्सपेंस, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस फर्ज कीजिए आपने लिखा 10 लाख रुपए, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। और 10 लाख रुपए सैलरी एक्सपेंस हुआ है तो जाहिर है कि आपके अकाउंट से कैश गया है, अब इतना ही कैश आप क्रेडिट कर देंगे। कैश इज एन एसेट, और एसेट जब कम होता है तो उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जनाब, इस तरह से डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंट करता है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है तो दैट इज एनफ, या नहीं समझ में आया? ठीक है। एसेट्स, एसेट क्या है, आपके पास जो है वो वैल्यूएबल चीजें जो है एसेट्स हैं, तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करेंगे, और एसेट जब डिक्रीज होगा उसे आप क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का हिसाब एसेट से उल्टा है, क्योंकि इक्वेशन की दूसरी तरफ है। तो लायबिलिटीज जब इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज करते हैं तो डेबिट होता है। इसी तरीके से ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई है 10 मिलियन से, उसको क्रेडिट किया गया, ठीक है। ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी जब इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। आप चाहें तो इसकी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू, लेकिन अगर नहीं भी करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग का फुल कोर्स करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो डेबिट क्रेडिट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जर्नल बनाया जाता है, इसको जर्नल जर्नल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे मिसाल दी गई है लेजर पेज। देखिए यहाँ पे हमने कुछ चीजें डेबिट की हैं, कुछ चीजें क्रेडिट की हैं। अब कैश डेबिट भी हो रहा है, कैश क्रेडिट भी हो रहा है, तो अकाउंटेंट कहाँ से हिसाब लगाएगा भाई कितना कैश आया, कितना कैश किया? अभी तो मैं देख के बता सकता हूँ कि 10 मिलियन थे कैश, और 3 मिलियन कैश चला गया, 2 मिलियन जनरेटर में भी गया और 1 मिलियन सैलरीज में गया। इसका मतलब अब कैश 7 मिलियन बच गया। ये तो अभी मैं ये देख के बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे अगर 5,000 ट्रांजेक्शन है फिर क्या करूँगा? फिर मैं ये करूँगा कि एक जर्नल लेजर बनाऊंगा। लेजर में क्या लिखूंगा, जब तक कैश डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड। जितना भी कैश डेबिट हो रहा है, यानी जैसे 10 मिलियन डेबिट हो रहा है उसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लूंगा, और 2 मिलियन क्रेडिट हो रहा है, 1 मिलियन क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर पेज के ऊपर ये सारी जो सिमिलर चीजें होती हैं वो एक जगह चली जाती है, और लेजर पेज मुझे बता देगा कि भाई 7 मिलियन का कैश बैलेंस है इस वक्त। तो इस तरीके से वो जब आप इनकम स्टेटमेंट में जब आप सिर्फ कैश देखते हैं तो इन सारे ट्रांजैक्शंस का सम टोटल होता है। जब आप अकाउंट्स पेएबल देखते हैं तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस का सम टोटल होता है, ठीक है। तो वो ओनर्स इक्विटी का भी इसी तरीके से सम टोटल आपके बैलेंस शीट में सिर्फ एक अमाउंट लिखा होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डेबिट क्रेडिट्स होते हैं। जैसे ओनर्स पैसे विड्रॉ कर सकता है, जब पैसे विड्रॉ करेगा तो कैश उसने विड्रॉ किया है कंपनी से, कंपनी का कैश क्रेडिट हो जाएगा, ओनर्स इक्विटी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। ओके जनाब, अब आ जाइए, फिर क्या करते हैं हम, अकाउंटिंग साइकिल कैसे करता है कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। ये एक लेजर है जिसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। फिर हर ट्रांजैक्शन का जो होता है, जैसे कैश का होता है एक अलग लेजर पेज होता है, और इसी तरीके से जनरेटर का एक अलग लेजर पेज होगा। उस लेजर पेज के ऊपर उसे
ट्रांसफ़र किया जाता है और उस ट्रांसफ़र के बाद आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम स्टेटमेंट के भी एलिमेंट्स होते हैं और बैलेंस शीट के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो अकाउंटेंट उसमें बैलेंस शीट के एलिमेंट्स अलग करता है और इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स अलग करता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और एक्सपेंस का एक पर्टिकुलर फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आप आइटम बना रहे हैं उसके ऊपर जितना टोटल एक्सपेंस लगा है उसको एक खास नाम देते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये चीज़ें चली जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में। बाकी आइटम्स जो एसेट्स के हैं, लायबिलिटी के हैं और ओनर सिक्योरिटी के, वो बैलेंस शीट में चले और इस तरह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। जब आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना होता है तो आपको 2 साल के बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है, 2 साल के इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, उनकी मदद से आप बना सकते हैं। अब आप क्या जाइए कि नेट इनकम, नेट इनकम को आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी है। एम आई गोइंग टू फास्ट? हेलो हेलो, अच्छा मैं फास्ट जा रहा हूँ। देखिए डेबिट क्रेडिट की तो एक्चुअली मुझे आपको एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट की एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेबिट क्रेडिट की एक्सरसाइज कराऊँ, क्योंकि उसमें फिर कम से कम नहीं तो 6 घंटे की क्लास चाहिए होती है जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट की एक्सरसाइज कराई जाए। हाँ मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। मैं जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए ना, ये रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो ये भी अपलोड कर दूंगा। जैसे मकसद ये है कि आप लोग कुछ सीख लें, ठीक है। मैं अपनी बात रख के क्या करूँगा, इसलिए वॉट एवर यू वॉन्ट जस्ट लेट मी नो कि मुझे ये चीज़ चाहिए एंड यू विल गेट दैट। ओके, तो ये जनाब आपका हो जाता है इस तरह से। अब दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट है। पूरे साल आपने कितना रेवेन्यू किया। नो प्रॉब्लम डियर, इट्स माय प्लेजर। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, इफ आई हैव दैट आई विल प्रोवाइड इट टू यू। बेसिक पर्पस ये है कि आप कुछ लर्न करें, फील्ड में अप्लाई करें, और जब आप अप्लाई करें आपको मज़ा आए और आप मुझे फ़ोन करेंगे सर मैंने आपसे ये सीखा था और ये मैंने फील्ड में अप्लाई किया है एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स, तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, वॉट एवर आई हैव यू कैन गेट इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, तो अब ये देखें कि सबसे पहली चीज़ जो है, जाहिर है कि आप रोज़ाना बिजनेस में पैसे खर्च भी कर रहे हैं, कस्टमर्स आपको पैसे भी दे रहे हैं। जो कस्टमर्स आपको पैसे दे रहे हैं वो आपका रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू के लिए जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है। एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस नहीं, पॉजिटिव नहीं है और सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट हार्ड वर्क। तो इसलिए आपका अकाउंटेंट रेवेन्यू का भी हिसाब रखता है। रेवेन्यू का मतलब हुआ वो पैसे, आमतौर पे वो पैसे जो कस्टमर्स आपको पे करते हैं, दैट इज योर रेवेन्यू। और फिर उसमें से वो एक्सपेंस माइनस करता है। एक्सपेंस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए हैं। उस एक्सपेंसेस को माइनस करके जो चीज़ आती है वो नेट इनकम कहलाती है या नेट प्रॉफिट कहते हैं उसको, और उसको कहते हैं हम फिर इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट अगर आप बनाना चाहें तो इनकम स्टेटमेंट देखें ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी इनफ फॉर टुडे नहीं बोले यार, अभी आप थोड़ा सा सीखें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट के लिए आप ये करेंगे कि भाई सबसे पहली बात तो है कि देखिए ये इसका फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट। नहीं, सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम, ABC कंपनी, जो भी नाम है, ठीक है, ABC कंपनी। इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे फिर, और फिर नीचे लिखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 2020 टू जून 2021। मतलब ये कि ये कंपनी ऐसी है कि जिसका अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 जुलाई को और ख़त्म होता है 30 जून को। इनकम स्टेटमेंट
अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनीज इसी तरह करती हैं कि 1 जुलाई को उनका इनकम स्टेटमेंट शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है। तो ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, ये 1 साल कहलाता है, 1 ईयर हो गया। ठीक है, कंपनीज अपना क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट भी पब्लिश करती हैं, वो वेबसाइट पे रखती हैं, अपना 6 मंथली इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, मंथली इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं और ईयरली इनकम स्टेटमेंट भी। ईयरली इनकम स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली फिर एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में या वेबसाइट पे अपलोड। अच्छा, पीरियड का मसला ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक को अपना अकाउंटिंग पीरियड देती है, वो भी 1 साल हो गया। कई कंपनीज ऐसी हैं जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक लेते हैं, वो भी 1 साल हो गया। ठीक है, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो 1 मार्च से 30 सितंबर तक, नहीं सॉरी, 1 मार्च से 28 फरवरी तक या 29 फरवरी तक लेते हैं, तो वो उनका 1 साल पूरा हो जाता है। तो ये कई तरीके से आप अपना बना सकते हैं। नॉर्मली जो है जुलाई टू जून करते हैं, ठीक है, ये पूरा 1 साल हो जाता है। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ कंपनीज जो है ये देखती हैं कि भाई अगर हम जुलाई में अपना नया पीरियड शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि जून में अकाउंटेंट्स बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना होता है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आपको पता है कि स्कूलों में भी छुट्टियां जून जुलाई में होती हैं, तो फिर उन लोगों को एग्जीक्यूटिव्स के लिए मुश्किल हो जाती है, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो अपने बच्चों के साथ वेकेशंस पे नहीं जा सकते। इस डिफ़िकल्टी की वजह से बहुत सारी कंपनीज 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक करते हैं, ताकि वो वेकेशन से वापस आ करके फिर अगस्त सितंबर में अपनी अकाउंटिंग ठीक कर लें। और अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज 1 जनवरी से 31 दिसंबर आम तौर पे नहीं करते। उसकी वजह है कि फिर उनका क्रिसमस और न्यू ईयर डिस्टर्ब होता है। तो ये इन सब वजूहत की बिना पर इनकम स्टेटमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि पीरियड कंपनी खुद डिफाइन कर सकती है। ओके, अब ये आपने ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि आपने लिखना है, यानी कि ये आपका कोई भी चीज़ है इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ऊपर ये चीज़ लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं और इसको इसी तरह लिखते हैं। इसके अंदर कोई आपके क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं है कि मैं ऐसे नहीं लिखूँ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर जो स्टेटमेंट है उसका नाम, अगर बैलेंस शीट होगा तो बैलेंस शीट, और किस पीरियड का ये आप बताएंगे। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप रेवेन्यू लिखते हैं। रेवेन्यू का क्या मतलब, कि आपने पूरे साल जो काम किया है उस काम के बदले में कस्टमर्स ने जो आपको पे किया है वो आपका रेवेन्यू है। जैसे टोयोटा कंपनी गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां बना करके पूरे साल बेचती है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक जितनी गाड़ियां उसने बेची हैं वो उसके पैसे चाहे आए हैं या नहीं आए हैं, वो रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू तो आपके पास टोटल आ गया पैसा या आ जाएगा, लेकिन उस रेवेन्यू के लिए आपने दायरे कुछ एक्सपेंसेस भी किए। तो सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। तो रेवेन्यू में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करना है। जी खिजर साहब, ज्यादा हो गया क्या? तुम लोग तो सो गए यार। अब्दुल्ला काजी, कैसे लिखा है आपने काजी यार? अब्दुल्ला काजी साहब, वालेकुम साहब, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साहब, कैसे हैं अब्दुल्ला साहब आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। ये आपकी समझ में आ रहा है जो मैं आपसे गोश गुजार कर रहा हूँ? सर अबाउट 70% तो समझ आ रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर सारे काम करता हूँ। लेजर, ट्रायल बैलेंस और पैनल अकाउंट्स वगैरह देखता हूँ मैं, सारी चीजें, वेरी गुड। बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें। जी सर, मैं खुद भी कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की जॉब करता हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप काफी चीजों से वाकिफ है। हम जी इंशाल्लाह सर। कोशिश करेंगे, टोटल मेरे पास 6 क्लासेस हैं, तो जी उसमें हम सर। कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग शीट भी आपके साथ बनाए बैठ करके। इंशाल्लाह तो सर।
हमारी ये क्लास है और फिर संडे को है 7 to 9, पता है ना आप लोगों को? जी सर, पता है सर। अच्छा, ओके। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो, थोड़ा सा फोकस करें। ये इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं आपकी। अब मिसाल के तौर पे आगा खान हॉस्पिटल है, तो आगा खान हॉस्पिटल का रेवेन्यू क्या हुआ? कस्टमर्स जो पैसे उसको पे करते हैं उसका रेवेन्यू है। अब कस्टमर उसको बहुत सारे तरीकों से पैसे पे करते हैं। कोई इमरजेंसी में आता है, कोई विजिट पे आता है, डॉक्टर्स को विजिट करता है और देख करके डॉक्टर से मिल करके और सब्सक्रिप्शन लेके अपने प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाता है। कोई लोग एडमिट होते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से ये मुख्तलिफ पैसे लेते हैं। ये सब इनका जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होता है और जो सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो पैसे लेते हैं, ये इनका रेवेन्यू हो गया। तो इसी तरीके से अगर कोई कंपनी टोयोटा है गाड़ियां बेच रही है, तो पूरे साल में जितनी गाड़ियां बेची है, तो उनसे जो रेवेन्यू आया, पैसा आया है, वो उसका रेवेन्यू है, उस पीरियड का रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू में अब सारी चीजें माइनस की जाती है। उसके बाद एक ही चीज इसके अंदर प्लस है, उसके बाद सारी चीजें माइनस की जाती है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे कि जो आपने टोयोटा गाड़ी बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी आपकी? मिसाल के तौर पर 20 लाख की कॉस्ट पड़ी है और आपने 100 गाड़ियां बेची हैं, तो 20 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। और उसके लिए आगा खान के लिए वो तो कोई गुड्स दे नहीं रहा, वो तो सर्विसेज दे रहा है, ठीक? तो इसलिए उसको हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप कोई फिजिकल आइटम दे रहे हैं, जैसे आप अपार्टमेंट बना के दे रहे हैं या आप बैंगलो बना के दे रहे हैं, तो एक फिजिकल आइटम है जो आप दे रहे हैं, तो आपको उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। और कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चरल सर्विस दे रहे हैं, पूरा आप डिजाइन बना के दे रहे हैं, तो ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। तो फर्ज कीजिए कि आपका रेवेन्यू आया है, कुछ भी सपोज कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे जनाब ये आपका रेवेन्यू आया है, ठीक है, ये आपका। अब आपने जो कैलकुलेट किया है कि भाई टोयोटा गाड़ियां बनाने में या कस्टमर्स को सर्व करने में कितनी आपकी कॉस्ट आई है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फर्ज कीजिए कि वो आई है आपकी 6, अब आप नोट करें कि रेवेन्यू को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है और ये राइट साइड, एक्सपेंसेस सारे राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उस तो अब क्या हुआ कि अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं मैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बल्कि हम आसानी के लिए इतने ज्यादा जीरो लगाई क्यों रहे? ठीक है जनाब, 10 मिलियन था रेवेन्यू, 6 मिलियन आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, यानी इतने प्रोडक्ट्स आपके बिके, मिठाई की दुकान है तो इतनी मिठाई बिकी, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 4 मिलियन का। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका सारा का सारा प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो एक्चुअली माल है वो कितने का बिका और उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आई। तो उससे ये पता चल जाता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यानी आइटम, सिर्फ आइटम की कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है। अब जाहिर है कि आपके और भी एक्सपेंसेस हैं, उसे भी लेस करेंगे आप। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं आपके? जैसे मिसाल के तौर पे रेंट एक्सपेंस है, उसके बाद,
सैलरीज एक्सपेंस है, उसके बाद वेजेस एक्सपेंस है, उसके बाद है यूटिलिटीज एक्सपेंस है। आपको मुख्तलिफ बिल्स आते हैं ना, ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं आप लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब रेंट एक्सपेंस आपका आया 5 लाख, सैलरीज एक्सपेंस आया आपका से 10 लाख, भाई अगर जीरो में गड़बड़ कर रहा हूँ तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये 10 लाख हो गया। और वेजेस एक्सपेंसेस आ गए आपके फॉर एग्जाम्पल 15 लाख। ये सिंपल क्या है, आप देख रहे हैं कि आपके क्या क्या एक्सपेंस आए हैं, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यूटिलिटी एक्सपेंस आ गए आपके फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन। ज्यादा तो नहीं हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया 3 मिलियन। ठीक है, तो अब आप 3 मिलियन को माइनस करेंगे। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 4 मिलियन। 4 मिलियन में से इस 3 मिलियन को माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा, इसको हम कहते हैं EBIT। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अभी आपने टैक्स पे नहीं किया और बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है। तो अभी हमने क्या देखिए, सबसे पहले हमने रेवेन्यू में से क्या माइनस किया, जो मेजर आइटम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट से आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जिसमें आपका ऑफिस स्टेशनरी भी हो सकता है और दूसरी चीजें भी हो सकती है, तो सारे एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए। तो अब जो आया है इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो क्या आ गया, कितना ज्यादा कर दिए क्या, 15 लाख, 30-40 लाख, तो ये कंपनी नुकसान में चली जाएगी। तो इसको नुकसान में नहीं करते क्योंकि फिर वो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, कम कर देते हैं। 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना हो गया इनका, बताइए जल्दी से। क्या हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना हो गया इनका? देखिए आप, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। सबसे पहले था रेवेन्यू, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया आपने तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो EBIT आएगा, जो कि कितना बनेगा, 4 मिलियन में से 3 मिलियन माइनस करेंगे तो 1 मिलियन बचा। अब हम ये कहेंगे ये जो अर्निंग आई है इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं। अब हमने 2 एक्सपेंस और देने, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी डाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं डाला है वो भी एक्सपेंस में आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अब इसमें से क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट, फर्ज कीजिएगा आप इंटरेस्ट देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 लाख। तो आपका आ जाएगा नीचे अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, EBT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 लाख रुपए। अब उसके बाद आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अब फर्ज कीजिएगा इनकम टैक्स आपका
यहाँ पे लिखेंगे आप लेस इनकम टैक्स, तो फर्ज कीजिए अकाउंटेंट ने आपको कैलकुलेट किया है इनकम टैक्स आपका 3 लाख, ठीक, ये भी माइनस करेंगे आप। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, अब जो आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया, 5 लाख रुपए। ये इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनता है, बड़े से बड़ा भी इनकम स्टेटमेंट इसी तरह की बनता है, बस इसमें कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, किसी में कुछ चीजें कम होती हैं। मैं आपसे एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा इनकम स्टेटमेंट मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। किसकी समझ में नहीं आया बता दो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी की भी समझ में नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है, मुश्किल है ये, इज इट डिफिकल्ट अजमत? अच्छा, लेकिन चूंकि ये आपके लिए नई चीज है, इसको मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने का स्टैंडर्ड तरीका ये है, सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका नाम लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट है इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ये बैलेंस शीट होता है तो उसको बैलेंस शीट लिखते हैं, और उस पीरियड को मेंशन करेंगे जिस पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट बना है। ये इनकम स्टेटमेंट बना है 1 साल के लिए, 1 साल का पीरियड यहाँ पे मेंशन। इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू, यानी पूरे साल आपने कस्टमर को सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे करके या दोनों चीजें दे करके कितने पैसे अर्न किए, वो आपका रेवेन्यू। और जो आपने प्रोडक्ट उनको सप्लाई किया है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, या जो सर्विसेज दी है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं, वो माइनस कर देते हैं। ये सबसे मेजर एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट है कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, इसलिए उसको पहले माइनस किया जाता है। माइनस करके जो चीज आती है हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस का इतना फर्क है। और जाहिर है वो फर्क ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा इसलिए होता है कि फिर अभी आपके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको माइनस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेंसेस लिख दिए हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ठीक है। अब यूटिलिटीज एक्सपेंस है, आप रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं आप, जनाब इतना डेप्रिसिएशन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस आपने लिख दिए। उस ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे। जब ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, टैक्स नहीं पे किया, आप ये क्या करेंगे, आप उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ जाएगा, फिर उसमें से आप इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज इनकम स्टेटमेंट, ओके। अब आप लोग कुछ इनकम स्टेटमेंट नेट पे जाके देखें किसी जो कंपनी का, देन यू विल गेट एन आइडिया ये क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस मैचिंग प्रिंसिपल में आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल, ये आखिरी स्लाइड है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ज्यादा मुश्किल, मतलब ज्यादा कॉन्सेप्ट, बट आई एश्योर यू कि मैंने सिंपल तरीके से पढ़ा है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देन यू विल बी बेटर ऑफ। सबसे पहले बिजनेस में आपके पास आता है कैश, ठीक है, कैश होना जरूरी है। जब आपके पास कैश आता है, आप उस कैश को कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री में। जैसे आपके पास पैसा आया, आपने उससे गाड़ियां बना दी, वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, यानी ये बेचने के लिए इन्वेंट्री है। उस इन्वेंट्री को जब आप सेल करते हैं
तो आप सेल करते हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कैश पे नहीं सेल करते, आमतौर पे क्रेडिट पे सेल करते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह चलता है। आप जनरेटर बेचते हैं, जनरेटर बेच देते हैं, कस्टमर को पहुंचा देते हैं, इंस्टॉल भी कर देते हैं। कस्टमर आपको फॉरन पैसे नहीं देता, बल्कि आपसे कहता है बिल रेज करिए। आप फिर बिल रेज करते हैं, उसके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो पेमेंट करता है। जब तक वो पेमेंट नहीं करता वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। इतने पैसे हमने कस्टमर से लेने और उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगर आप उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो फिर आप तो भूल जाएंगे कि इस कस्टमर से कितने पैसे लेने। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल को बाकायदा एक एसेट के तौर पे मेंटेन किया जाता है। फिर उसके डिटेल में जाएंगे तो आपको तमाम कस्टमर्स की डिटेल मिल जाएगी कि इतने इन कस्टमर से इतने इतने रिसीवेबल है और इतने डेज आउटस्टैंडिंग है, कितने दिनों से इन्होंने नहीं दिया। जब वो पैसे दे देते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो, और इस तरह से आपका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, जब आप रिसीवेबल कलेक्ट कर लेते हैं अब बस कैश आ जाता है। जब आप कैश आ जाता है तो आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं। अच्छा, मर्चेंडाइज परचेज करने का क्या मतलब है कि जैसे रिटेल आउटलेट्स होते हैं वो अपना कोई चीज खुद नहीं बनाते, बल्कि यूनिलीवर से सोप खरीद लेते हैं, शैम्पूज खरीद लेते हैं, और नेस्ले से चॉकलेट्स खरीद लेते हैं और चीज खरीद लेते हैं। तो वो मर्चेंडाइज खरीद के लाता है। ये मर्चेंडाइज क्या है? उनके लिए इन्वेंट्री, जिसको वो सेल करते हैं। कैश आता है, देन दे परचेज मर्चेंडाइज। जब मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसको इन्वेंट्री की शक्ल में अपने पास डिस्प्ले करते हैं। जब कस्टमर को सेल करते हैं तो ऑन अकाउंट भी सेल कर सकते हैं, कैश भी सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेसेस में ऑन अकाउंट सेल किया जाता है। ऑन अकाउंट सेल करने का मतलब है कि आप उनको बिल बाद में रेज करते हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में आपका एक एसेट बन जाता है। और फिर अकाउंट रिसीवेबल जब आप पे कर देते हैं, आप कलेक्ट कर लेते हैं उनसे, वो कैश बन जाता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल के अंदर आप नोट कीजिए कि आपको एज ए बिजनेसमैन कैश पहले लगाना पड़ता है और फिर आपको पैसे बाद में मिलते हैं। देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम लैग हो सकता है। जैसे कि वो लोग फर्नीचर बिजनेस में, उनमें 8 मंथ्स का भी टाइम लैग हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेबर लगाते हैं, फिनिश गुड्स में उसे कन्वर्ट करते हैं, मुख्तलिफ फर्नीचर्स बना देते हैं। मुख्तलिफ फर्नीचर्स बनाने के बाद उनके इन्वेंट्री में वो 2 महीने रह सकता है, 3 महीने रह सकता है, 4 महीने रह सकता है। तो इसलिए उनका कलेक्शन पीरियड 7-8 महीने। वो जो रिटेल में काम करते हैं उनका कलेक्शन पीरियड इमीडिएटली है, कैश पे सेल कर रहे हैं, या ये कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो विद इन ए वीक बैंक उनको पे कर देता है, तो उनका कैश जल्दी आ जाता है। बहुत सारे बिजनेसेस का कैश लेट आता है। अब कार के बिजनेस में क्या होता है कि आप एडवांस में पूरी पेमेंट करते हैं, फिर वो गाड़ी बनाते हैं, तो उनका कैश पहले आ जाता है। लेकिन और जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनमें कैश बाद में आता है। अब जरा आप इमेजिन करिए कि अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो आपको ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी तो आपका कैश फ्लो शॉर्ट हो जाएगा। जब आप कैश फ्लो शॉर्ट हो जाएगा तो आप अपने सप्लायर्स को पे नहीं कर सकेंगे, वेजेस नहीं पे कर सकेंगे, सैलरीज पे नहीं कर सकेंगे। तो बिजनेस एक्सपेंशन में कैश शॉर्ट हो जाता है। अब कैश शॉर्ट होने की सूरत में आपको या तो अपनी जेब से पैसे लगाने होते हैं या फिर आप बैंक से लोन लेते हैं। ये कैश फ्लो मैनेजमेंट कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। यानी आपके बिजनेस में इतने पैसे होने चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, और अगर आपका कैश फ्लो कम हो रहा है तो आपके पास कोई मीन्स होने चाहिए कि उस कैश फ्लो के गैप को पूरा कर सके, ताकि आप अपने सप्लायर्स को और एम्प्लॉइज को टाइमली पे कर सकें, रेंट और यूटिलिटी टाइमली पे कर सकें। ये फाइनेंस मैनेजर करता है। वो या तो ऑनर्स से कहता है भाई इतने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिकॉज बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं ताकि उस वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकें। आप कभी भी वर्किंग कैपिटल अगर आपका शॉर्ट हो जाए तो बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाए। इसलिए यू नीड टू मैनेज कि आपका कैश फ्लो किस तरह चल रहा है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट के बाद जो दूसरी चीज आती है वो बैलेंस शीट, वो इंशाल्लाह हम संडे को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जो चीज आती है दैट इज कैश फ्लो। ओके, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, या और पढ़ा दूं? आई कैन एक्चुअली। मैं वो डेबिट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट भी सेव कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। ठीक है, हेलो, सर काफी है। काफी है या और थोड़ा सा पढ़ा दूं? ओके, तो आई होप के आप लोगों को समझ में आया है कुछ ना कुछ।
ये स्लाइड्स आपको मैं दे रहा हूँ, स्लाइड्स बल्कि मैं अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। ये लीजिए मैं स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ। फॉर दैट आई हैव टू क्लोज इट फर्स्ट, राइट, अकाउंटिंग। Now you have got slides as well. Okay? स्लाइड्स मैंने आप लोगों को क्लासरूम में भेज दिए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। तो और कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए, सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स सीखी होंगी और जो पहले से अकाउंटिंग में काम कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा आसान भी होगा। तो इंशाल्लाह हम संडे की क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको बैलेंस शीट की बेसिक्स समझा दें। जैसे इनकम स्टेटमेंट के आपको बेसिक्स समझा दिए जी, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह बैलेंस शीट आपको मैं समझा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आपको सामने हो तो आप उसे इंटरप्रेट कर सकें। और यही इसका मकसद है कि एज एन इंजीनियर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप इन चीज़ों को समझने की सलाहियत रखें। आपका काम नहीं है कि आप इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाएं या बैलेंस शीट पूरा बनाएं, आपको उसको पढ़ना आता है, दैट इज़ एनफ फॉर यू। लेकिन बाज़ लोगों को शौक होता है कि नहीं, मुझे आना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बन रहा है, बैलेंस शीट कैसे हो रहा है, डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है, लेजर कैसे बनता है। देन यू नीड टू एनरोल इनटू फुल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स, वो भी मैं कराता हूँ, दैट इज अप टू यू। ओके। और एक और खातून है वो भी कराती है यहाँ पे, उनका नाम है कंजा जी। कोई सवाल? नो सवाल? नो सर, थैंक यू। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।